इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 14 विभाजन को समझना भाग 7। इसमें हम बंटवारे में औरतों के क्या हालचाल थे उसके बारे में समझेंगे। बंटवारे में औरतें, जिसका पहला ही विषय यहाँ पर दिखाया जा रहा है औरतों की बरामदगी, मतलब औरत को किस तरह बरामद किया गया उसके बारे में है। किस हालात में खोजा गया, किस हालात में क्या है। एक आपको कहानी भी नीचे पढ़ने को मिलेगा, एक गर्भवती महिला का कहानी है, थोड़ा दिल दहला देने वाली कहानी है, आप सुनिए, कभी नीचे मिलेगा जरूर। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से, 1.5 दशक मतलब कितना, 1.5 दशक मतलब 15 साल, कितना 15 साल, हाँ। तो पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। मतलब ये 2015 में रिपोर्ट दिया गया था। 2015 में तो 85 और 80 के करीब में, 85-90 के करीब में ये सब पूरा देख रेख में सब लिखा जा रहा था। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। ये औरतों का हाल था उस समय। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके सहारे, उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए थे। कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन जो था विकसित कर लिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया, चाहे भारत की सरकार हो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। इस तरह की बहुत सारी औरतें जो मतलब एक दूसरे जगह पे जाकर अपना परिवार बसा ली थी, तो उन औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई, मतलब जिसको जिसको जबरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवार से छीन कर खींच कर दोबारा पुराने परिवारों और स्थलों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले किए जा रहे थे उनमें से इस बार भी सलाह नहीं ली गई, मतलब उनसे इस बार भी सलाह कोई नहीं लिया कि भैया तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं सही है कि नहीं है। लेकिन कोई सरकार उससे ये नहीं पूछी कि बहन तुम्हारे लिए ये सही है कि नहीं है। किसने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अपनी जिंदगी के बारे में मैं फैसला लेने के लिए, अधिकतर समझना यहाँ पर कि जिंदगी में फैसला लेने के लिए उनके अधिकारों को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया था। सभी औरतों के अधिकारों को फिर से नजरअंदाज कर दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया था। कितना? 30,000 औरतों को बरामद किया गया था, और इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया था। मतलब 22,000 औरतों को यहाँ से उठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया, और 8,000 हिंदू और सिख औरतों को वहां से उठाकर भारत भेज दिया गया। औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया और भारत भेज दिया गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। करीबन 47 से 54, कितना साल होता है? 3 साल इधर और 4 साल इधर, 4 3 7 साल हुआ। तो 7 साल इन औरतों का इधर से उधर, इधर से उधर ले जाना आम बात सी हो गई थी। देखो ये किस तरह लाचार यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को उस समय कि इतना घटिया व्यवस्था कर रही थी। अरे भैया, जिसको नहीं जाना है नहीं जाना है, नहीं जाएगी, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर इज्जत की रक्षा। इसके पहले मैं ये बताता हूँ, अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढड़स बंधा रही थी। क्या कर रही थी? ढड़स बंधा रही है। बंधा रही मतलब एक दूसरे के गले लग कर रो रही है। दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। सही बात है, दंगा जब हुआ तो पुरुष बहुत ज्यादा मारे गए थे, क्योंकि दंगा होता है तो मारे जाएंगे भैया, आम बात है ये सब। यहाँ पर देखना, विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की
इज्जत बचाने की सोच भी, समझना यहाँ पर, किस तरीके से इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत बचाना, अपनी मान मर्यादा को बचाना, ये सब बातें हम भूल नहीं सकते हैं। खास करके हम लोग आम भाषा में समझते हैं कि हमारी इज्जत बच जाए, हमारा मान सम्मान बच जाए, औरतों का इज्जत आप समझ सकते हो, बलात्कार मतलब खत्म। तो इस प्रकार की मनोस्थिति हमारे पास है, हमारे देश में है। इस चीज को धीरे धीरे बदला जा रहा है, लेकिन बदलने की जो रवैया है बहुत गलत है। औरतों की बरामदगी का मतलब क्या था? औरतों का बरामदगी का मतलब क्या था? ऊपर हमने बरामदगी देखा ना, अब मतलब क्या था ये समझना। यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है, उसको आप सुनो। आप प्रकाश टंडन, एक किसी राइटर का नाम है, लेखक का नाम है। तो प्रकाश टंडन ने उपनिवेश पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। एक नया किताब है, आत्मकथा है। तो आत्मकथा सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से इसको लिखा गया है। वहां उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया गया है, लेकिन हमने जहां तक संभव हो मूल की भाषा, मूल का मतलब क्या होता है? अपनी मूल भाषा जो हम समझ सकते हैं, तो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। मूल भाषा मतलब जो इसमें कहानी है उसका स्पष्टीकरण और कहानी क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। आगे कहानी। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मार काट बचाने वाले एक सिख, मतलब पूरा एकदम मार काट मचाने आप होना चाहिए, लेकिन बचाने हैं, तो बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली भीड़ को मनाकर, जो हत्या करने वाले थे उन भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। आपको याद होगा एक गदर, एक प्रेम कहानी, गदर फिल्म, आपको वही याद आ रही होगी ना, लेकिन वो नहीं है। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की याद क्रमश से धुंधली पड़ने लगी थी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे, क्या थे? एक दूसरे के साथ खुश थे और उनके एक बेटा भी हुआ करता था। पर जल्द ही अपहर्ष मतलब क्या? अपहरण वाले, जो पाकिस्तान वाले बोलते थे ना, तो अपहर्ष व औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लग जुटे। यहाँ पर समझना कि ऐसी औरतों को जो लापता हैं, उन औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। भैया यहाँ पर एक गोड़ी है, क्या करना है उसका। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जलंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकली। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्र ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। तो भैया वो क्या मदद करेगा? कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव में भागा कि पीछा करने वाले पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी। ये सोचकर उन लोगों ने भागा कि भैया पीछा नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। पुलिस पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। समझना यहाँ पर कि उस सिख ने अपनी छोटा सा बेटा था, तो उसको तो अपनी माँ के पास भेज दिया। माँ के पास भेज दिया मतलब क्या? उसकी एक दो और पत्नी होगी, उसके पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। लेकिन यहाँ पर समझना, वो अपनी माँ के पास भेज दिया मतलब उसके बच्चा के दादी के पास भेज दिया। छोटे से बच्चे को उसके दादी के हवाले कर अपनी पत्नी को
कहाँ से लेकर आ गया? गन्ने के खेत में लेकर आ गया। ये दूसरी पत्नी थी। वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचकी की, मतलब बच्चा करवाया, बच्चे का जन्म हुआ। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका क्योंकि वह डर रहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उसे उससे छीन न ले। तो ये सिर्फ डर था कि भैया पुलिस हमसे छीन ना ले, कार्यकर्ता हमसे छीन ना ले, तो इस बात की डर थी। भैया प्यार करो तो ऐसा करो ना कि ना पुलिस हरा पाए और ना ही कार्यकर्ता हरा पाए। पुलिस जितने आएंगे काट डालो, कार्यकर्ता जितने आएंगे काट डालो, इतना जज्बा होना चाहिए भैया। प्यार करो तो कृष्ण बनो, कृष्ण बनो तो ही प्यार करो, क्योंकि कृष्ण किसी से डरने वाले इंसान नहीं थे, भगवान थे। भगवान छोड़ो, भगवान की बात नहीं करते, इंसान पे आते हैं। किसी से डरने वाले इंसान नहीं थे। औकात था कि पूरा एक कुंभा आगे उनको हरा के चल जाए, कतई नहीं औकात था किसी का। ये सब हम लोग सदियों से पढ़ते आए हैं, सदियों से जानते आए हैं। अब देखिए इज्जत बचाने की क्या क्या यहाँ पर मर्यादाएं थी, उसको देख लेते हैं। इज्जत का जो यह पूरा विचार था मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन मतलब औरतें और जमीनों पर मालिकाने से तय होती थी मर्दानगी। उत्तर भारत में कौन आ जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, यही सब आएगा ना। है उत्तर भारत में कम इलाका आता है। उत्तर भारत में जाओगे तो आपका उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब आएंगे। पंजाब भी एक तरीके से आ ही जाएगा उसमें, पूरा नहीं आधा। आगे की बात यहां पर देख लेते हैं कि उत्तर भारतीय किसान समाजों में यह खासा पुराना विचार रहा है, मर्द का पुंसत्व उसकी एक काबिलियत में निहित माना जाता था कि भैया काबिलियत है तो तुम मर्द हो, नहीं तो नहीं हो। आज के जमाने में जो ज्यादा देर टिकता है किसी के सामने, ज्यादा देर सेक्स करता है, उसको मर्द बोलते हैं। अरे भैया मर्द उसको नहीं बोलते हैं, मर्द उसको बोलते हैं जो हर चीज सह कर रह जाए। मर्द उसको बोलते हैं कि अपनी एक इतिहास रचे। मर्द उसको बोलते हैं कि जो दूसरे की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान गवा बैठे, उसी को मर्द बोलते हैं। ये घटिया सोच वालों, घटिया सोच बदलो। आप आगे देखते हैं, यहाँ पर निहित मानी जाती थी अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू हो जाता था, औरतों पर और जमीन के हक पर। और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्य को आत्मसात कर लेती थी। मर्दानगी इसी को मिला लेगी, इसी को पास रख लेगी, ले भैया कर। एक कहानी आपको बताते हैं, लेकिन ये कहानी अभी बताने के लिए मुकम्मल समय नहीं है, मतलब बढ़िया समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। एक राजा की कहानी थी। उसने बोला कि कौन अपनी पत्नी से नहीं डरता है उसको खोज कर लाओ, उसको हम पूरा आधा संपत्ति देंगे। ऐसी प्रकार की बहुत सारी कहानी है, इसको कभी बाद में चर्चा करते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतें, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है। नापाक मतलब उनकी इज्जत लूट सकता है, उनके साथ गलत कर सकता है, उनका बलात्कार कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। मतलब डर है कि कर सकता है, इससे पहले ये औरतों को खुद मार देते थे। उर्वशी बुटालिया, यहाँ पर एक नाम है, उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड फॉर साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खासा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, उर्वशी बुटालिया जी ने क्या किताब लिखी है। किताब में है द अदर साइड फॉर साइलेंस, ये किताब का नाम है, जो रावलपिंडी जिले के थुआ खासा गांव के
बताया जा रहा है। इसमें बताया जाता है कि बताते हैं कि तकसीमा क्या चीज है, तकसीमा नाम है। तो तकसीमा के समय, तकसीमा क्या होता है समझना, यहां पर आप समझना। तकसीमा के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथ में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। मतलब जब देश का बंटवारा हो रहा था तो दुश्मनों के हाथ में हम लगे, इससे पहले उन लोगों ने कुएं में छलांग मारकर जान दे दी। आप भारत के रहने वाले हो, भारत में जौहर भी एक शब्द है, जौहर भी एक परंपरा था। जब युद्ध में मर्द लोग मारे जाते थे तो औरतें खुद अग्निकुंड में जलकर राख हो जाती थी। आज भी अग्निकुंड एकदम दहदगा कर एकदम, किसी की औकात नहीं है कि पुराने जमाने का जो अग्निकुंड है वहां पर आप जाकर खड़े हो जाइए। रात को 12 बजे खड़े हो जाओगे तो कल तुम हॉस्पिटल में मिलोगे, नहीं तो शमशान में मिलोगे। तो ये बातें हैं, ये बातें झुटलाया नहीं जा सकता है। आगे यहां पर देखेंगे हम कि इस गांव के एक शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में, समझना यहाँ पर कि इस गांव से एक शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मतलब एक जो बचकर भाग गया दिल्ली, वो आज भी एक कार्यक्रम वहां पर चलाता है। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बलिदान शहादत का दर्जा देता है। मतलब ये जितने भी मौत हुए थे उसको आत्महत्या नहीं, उसको बलिदान शहादत मानता है, उसी का दर्जा देता है, बलिदान का दर्जा देता है। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया। उस समय औरतों के फैसले को पुरुषों ने बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफे तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। ऐसे बहुत सारे मर्द थे जो जान देने के लिए उकसा भी देते थे। हम नहीं उकसाते, हम रहते तो नहीं उकसाते। अरे भैया खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, अरे 4 को लेकर मरेंगे। समझ में आ रहे ना? अरे खुद तो मरना ही है, गरासी उठाओ, दाव उठाओ, भाजते चलो या वो छोछा। अरे कितने लोग तो कटिए जाएंगे, उससे मरिए जाएंगे, फिर बाद में तो हमको वो लोग मारिए देंगे। तो सोच ऐसा रखो कि मार कर मरेंगे, बिना मरले नहीं मरेंगे। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। जब 13 मार्च को दिल्ली में यह शहादत कार्यक्रम चालू किया जाता है तो उस समय औरत हो, मर्द हो, चाहे बच्चा हो, उनके बीच में पूरा विस्तार से डिटेल बाय डिटेल इस कहानी को सुनाया जाता है, समझाया जाता है। औरतों ने अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस तरह हमारे उन लोगों ने किया वैसे ही प्रेरित किया जाता है उनके सांचे में ढालने के लिए, बलिदान और बहादुरी के लिए दिलों में संजो कर रखना चाहिए उस बात को। बहुत लोगों को लगता है कि भैया इज्जत बचाना है तो हम काहे कुछ करें, कुछ नहीं करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी इज्जत लूट लेने का। लेकिन आज की परिभाषा अलग हो चुकी है। आज की परिभाषा में लोग एक भेजाइना को इज्जत समझते ही नहीं है, एक योनि को इज्जत समझता ही नहीं है बहुत लोग। लेकिन आप नहीं समझते हो, लेकिन जिस पर बीतती है वो तो समझता है ना जी। आप तो अधिकतर बोल दोगे कि औरतों की इज्जत योनि में नहीं होता है, उसके आस्तन पर नहीं होता, उसके छाती पर नहीं होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसका क्या करोगे? तो जो झेलता है वही समझता है, नहीं झेलने वाले खाली बोलते हैं, बोल सकते हैं, उसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकते हैं। यह स्मृति जो याद है, यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे क्या, जो जिंदा बच गए हैं, तो जिंदा बचे और लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। भैया याद रखो, यादों में उसको याद रखो, जिंदा रखो। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता है,
ये जो कार्यक्रम होता है उन औरतों को याद नहीं किया जाता है जो मरना नहीं चाहती थी। जो मरना चाहती थी उन्हीं को लोग याद करते हैं, जो नहीं मरना चाहती थी उसको लोग याद नहीं करते हैं। जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा, समझना यहाँ पर, जो मरना नहीं चाहती थी, इच्छा के खिलाफ उनको मरना पड़ा, उनकी बात यहाँ पर नहीं किया जाता है। बात उन्हीं का किया जाता है जो अपनी इच्छा से जाकर मर गई, अपनी इच्छा से जाकर कुएं में कूद कर मर गई। समझ रहे हो ना क्या यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है? लेकिन संदेश सही है। पहले की औरतें जब जौहर किया करती थी तो अपने इच्छा से बलिदान देती थी। आज पद्मावती, रानी पद्मावती, इसकी कहानी हम नहीं भूल सकते हैं। रानी पद्मावती जिसका पति जिंदा था, पति जीत गया था, सिर्फ एक झंडा गिर जाने की वजह से उन लोगों ने जौहर कर डाला। इसीलिए वो लोग एकदम अभी तक कैद है। मतलब ऐसा माना जाता है जहां पर ये लोग जौहर किया था राजस्थान में, वहां कुंड से अभी भी आवाज बहुत सारी आती है। एकदम उनको आजाद कराना चाहिए, उसमें गंगा जल डालना चाहिए, उन लोगों को आजाद जरूर कराना चाहिए। ये बातें मैं ऐसे ही अभी नहीं बोल देता हूँ, कुछ कारण तो था ही, होगा ही। ये बातें स्पष्ट है, लेकिन छोड़िए, इसका हम लोगों से क्या लेना देना। लेकिन जिस दिन लेना देना होगा आप उस दिन जरूर कोशिश करना। यहाँ पर 6 नंबर हम देखेंगे टॉपिक, तो क्षत्रिय विविधताएं हैं। अब क्षत्रियों के बारे में देखिए यहाँ पर क्या क्या अलग अलग प्रकार के बातें चलती है। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों का, समझना यहाँ पर, आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे, उत्तर और पश्चिम के इलाके के थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ढक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया था। कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया था। पश्चिम पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, मतलब भगा दिया गया। और यह सब कुछ 1946 से लेकर 1948 के बीच महज 2 सालों में हुआ था। ये बातें आप याद रखना, ये भूलने वाली बात नहीं थी। तो पंजाब का हो गया। अब यहाँ पर हम उत्तर बिहार के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, जिसको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट। तो आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही अपने रहने का फैसला लिया था। पाकिस्तान गए ऐसे ज्यादातर उर्दू भाषी लोग थे। पाकिस्तान जाने वाले उर्दू भाषी ही लोग थे, जिनमें मुहाजिर मतलब अप्रवासी जिसको कहा जाता था, वो लोग चले गए और सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। सिंध में जाओगे तो वहां पर कराची, हैदराबाद इलाका था, वहां पर सब लोग जाकर बस गए। बंगाल में यह पलायन ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा। कितना ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा बंगाल में। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहते थे, और इसका एक अर्थ यह भी था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी थी वह इतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टिस लगातार महसूस होती रही। देखो, बंगाल में जो दंगा हुआ वो दंगा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो चुभन थी, याद थी, वो आज भी महसूस होती रहती है जिन्होंने झेला। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। देखो, पंजाब में तो ठीक था, लेकिन बंगाल में धर्म के आधार पर बंटवारे भी उतना साफ नहीं था। खूब मारकाट हुआ था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। मतलब दोनों अलग अलग तरफ रुके हुए थे। आखिरकार हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो बंगाली मुसलमानों, पूर्वी पाकिस्तानियों,
जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वहां पर रहने वाले सभी मुसलमानों ने राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला ले लिया था। तो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने जिन्ना की ये घटिया मानसिकता की वजह से अलग हो गए कि हम इस घटिया मानसिकता में नहीं रह सकते हैं। और 1971 से 72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। कब? 71 से 72 के बीच में बांग्लादेश की स्थापना हो गई। जाहिर है आज वहां के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। यहाँ पर लिखा जाता है कि जाहिर है इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। समझना यहाँ पर कि जाहिर है कि इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया, क्योंकि जितने घटिया मेंटेलिटी के लोग पश्चिमी पाकिस्तान में थे वो इस इतना घटिया मेंटेलिटी के थे, ना मुसलमान है और ना वो कभी भी मुसलमान के ईमान पर चले हैं। मतलब ना मुसलमान है और ना इंसान है। सबसे ज्यादा घटिया इंसान है, बस एक से घटिया इंसान है। यहाँ पर हताश चेहरे को आप देख सकते हैं। 1947 में पुराने किले के भीतर, कौन सा? दिल्ली का किला है, तो पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोल दिया गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। अलग अलग स्थान से आने वाले लोग पुराने किले में देखो किस तरह वहां पर शरण लेकर बैठे हुए हैं। सब कोई देखो, लड़का ऊपर जगह बैठा है किला के मतलब क्या बोलते हैं वो दीवार पे, और इधर टेंट समियाना लगाकर सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। इसके बावजूद हम देखेंगे तो पंजाब और बंगाल के अनुभवों में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। मतलब हम आज पंजाब और बंगाल का अनुभव देखेंगे तो जबरदस्त समानताएं भी है, एक जैसा अनुभव भी होगा। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। दोनों जगह पे, पंजाब हो, बंगाल हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, औरतों को ही मुख्य जरिया बनाया गया जिसको लोग सता सकते थे। आज की औरतें भी वैसे ही हैं, लेकिन कुछ तो हैं, मजबूत हैं, कट्टर हैं, काट डालेंगे, लेकिन मेकअप पोतने वाली से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो 2 ताबड़ देने के बस उतिये जाएंगी। तो ये बात सही है, मेकअप मत पोतो, अपने अंदर के शक्ति को निहारो उसको, आप बाहर निकालो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शिकार कौन होता था? औरतें और लड़कियां। उन्हीं को निशाना बनाकर लोग हमला करते थे। हमलावर जो थे औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। मतलब समझते थे कि जिस तरह इलाका हम जीत लेते हैं, इस तरह हम औरतों के शरीर को भी जीत लेंगे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को समझना यहाँ पर कि एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। एक औरतें की अपमान मतलब पूरे समुदाय की अपमान, पूरा बदला लेंगे, सालों से पूरा बदला लेंगे। इस प्रकार से पूरा बदला लिया जाता था कि हमारे समुदाय की एक औरतों को कुछ भी होगा तो हम काट डालेंगे, सालों को काट डालेंगे, काफिरों को काट डालेंगे। ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल लोग किया करते थे। यहाँ पर देखते हैं कहानी, कविता, फिल्म, इसके अनुसार ही यहाँ पर सब चीज चलता है और यहाँ पर सब चीज बताया गया है। मतलब इस पूरे कहानी में बताया गया है कि विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, उस विभाजन के ऊपर कितने प्रकार के फिल्में बने हैं, अनेकों प्रकार के फिल्म बने हैं जो आप यहाँ पर पढ़कर देख भी सकते हैं। आप कभी समय मिले तो आप इसको देखो, पढ़ो, करो। कहाँ मैं रोकता हूँ, आप करो इसको। अगले भाग में मदद, मानवता और सद्भावना, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या चीज? मदद कौन किया, कौन नहीं किया, मानवता को कौन याद रखा, सद्भावना का महत्व किसने किया, किसने नहीं किया, इसके बारे में। और बगल में है अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या कारण है, इसको देखते हैं अगले भाग में। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।